हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 12 का जो सबसे पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, इसको पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजेदार चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसानी से सरल तरीका से समझेंगे। जो सारा का सारा बात बताया जाएगा वो आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आएगा। ध्यान से सभी बातों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, तो ये हमारा फिजिक्स का जो है 12वीं क्लास का सबसे पहला चैप्टर होता है। और इस चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में आपको दिखेगा कि ये जो हमारा चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, ये हमारा दो शब्दों से मिलके बना है। यानी यहाँ पर जो स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर आपको दिख रहा है, इस चैप्टर को अगर गौर से आप देखेंगे तो ये स्थिर वैद्युतिकी जो है हमारा दो शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन सा शब्द है? तो जो स्थिर वैद्युतिकी में सबसे पहला शब्द दिख रहा है वो हमारा स्थिर लिखा हुआ है। और जो दूसरा शब्द लिखा हुआ है वो हमारा वैद्युतिकी लिखा हुआ है। यानी इस तरह से ये चैप्टर जो है दो शब्दों से मिलके बना है। पहला हमारा क्या हो गया? स्थिर। और दूसरा हमारा क्या हो गया? वैद्युतिकी। यानी ये चैप्टर हमारा दो शब्दों से मिलके बना है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए स्थिर, स्थिर मतलब क्या होता है, तो आप लोग बड़े आसानी से बताएंगे। स्थिर मतलब जो रुका हुआ है उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर कहते हैं। जब पूछेंगे वैद्युतिकी मतलब क्या होता है, तो वैद्युतिकी मतलब होता है आवेश। यानी इस चैप्टर का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये चैप्टर हमारा दो शब्दों से मिलके बना है, स्थिर और वैद्युतिकी। स्थिर मतलब होता है रुका हुआ और वैद्युतिकी मतलब होता है आवेश। यानी इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा फिजिक्स का जो चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है? रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर अपने नाम के अनुसार ही अपने बारे में खुद बता रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है? रुके हुए आवेश के बारे में। जो आवेश हमारा स्थिर है उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी जो है, स्थिर वैद्युतिकी किसकी शाखा है? भौतिकी की शाखा है। यानी स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है। क्या है? स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, यानी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना क्या है? रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ना है। यानी जब हमारा आवेश विराम में हो तो इस बात को हम लोग को पढ़ना है। यानी जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश, जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश, रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं। यानी ये जो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है आवेश के बारे में। और किस तरह के आवेश के बारे में? रुके हुए आवेश के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। और ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर है बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये चैप्टर काफी मजेदार भी है। बहुत ही आसानी से सारा बात को समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखते जाना है। और एक सुंदर सा प्यारा सा नोट बनाते हुए आप लोग चलिएगा। तो सबसे पहला बात समझ में आ गया कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है? रुके हुए आवेश के बारे में भौतिकी के अंदर का जिस शाखा में हम लोग पढ़ते हैं वही हमारा स्थिर वैद्युतिकी है। सबसे पहला बात पता चला कि यहाँ पर आवेश के बारे में बोला जा रहा है।
और ये आवेश कैसा होना चाहिए, रुका होना चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस चैप्टर में जो हमारा आवेश है या अन्य चैप्टर में जो आवेश है वो किस अवस्था में हो सकता है। जैसे अगर हम लोग बोले कि हम जो है कितने अवस्था में हो सकते हैं। पहला हमारा अवस्था हो सकता है कि हम रुके हुए हैं। दूसरा हमारे क्या हो सकता है, जब हम एक समान वेग से चलना शुरू कर दे। तीसरा अवस्था क्या हो सकता है, जब हम त्वरण के साथ यानी वेग हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है उस स्थिति में चलना शुरू करें। तो आवेश भी हमको तीन रूप में नजर आएगा। पहला हो जाएगा जब रुका हुआ है, दूसरा हो जाएगा जब एक समान वेग से गतिशील है, और तीसरा हो जाएगा जब त्वरण के साथ गतिशील है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में पूरे के पूरे चैप्टर में आवेश जहां भी नजर आएगा वो सभी जगह रुका हुआ रहेगा। जब त्वरण गतिशील आवेश होगा तो वो हम लोग विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे इतना बात हम लोग को पता चल गया है। अब यहाँ पे पढ़ना क्या है, आवेश के बारे में पढ़ना है और रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता चला कि पढ़ना है हम लोग को किसके बारे में, आवेश के बारे में। तो आवेश के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले इतना जानेंगे कि ये आवेश हम लोग तक पहुंचा कैसे। इस आवेश को पहुंचाने का काम, इस आवेश के बारे में इतना बताने का काम कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किया। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस आवेश का जो इतिहास है, हिस्ट्री हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ चार्ज, हिस्ट्री ऑफ चार्ज। इसके बाद हम लोग इस आवेश को जानेंगे कि ये आवेश चीज क्या है। बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ चार्ज। यानी इस आवेश को हम तक पहुंचाने का काम कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किया। तो थेल्स नामक वैज्ञानिक का नाम आप लोग सुने होंगे। तो इस आवेश के बारे में सबसे पहले जो आए थे वो हमारे थेल्स साहब ही आए थे। थेल्स साहब ही आए थे और इन्होंने ही सबसे पहले आवेश का चर्चा किया था। ये जो थेल्स साहब थे, आए कब थे, तो थेल्स साहब जो है लगभग लगभग 600 से 700 ईस्वी पूर्व, यानी बहुत समय पहले का बात है। यानी अभी 2025 चल रहा है, इसमें भी 600 वर्ष जोड़ दीजिएगा तो उतना दिन पहले का बात है। उस समय थेल्स साहब जो थे वो प्रकट हुए थे यूनान नामक देश में। यूनान नामक देश था और मिलेटस नामक जो शहर था, यहाँ पर थेल्स साहब प्रकट हुए थे। वहां पर थेल्स साहब जो है जन्म लिए थे। कहाँ पे, यूनान के मिलेटस नामक शहर में। तो एक बार की बात है, थेल्स साहब जो है उनको मन नहीं लग रहा था। जैसे आप लोग को अभी मन नहीं लगता होगा तो मोबाइल चलाना शुरू कर देते होंगे या बाजार जाके टहल लेते होंगे। तो उसी प्रकार थेल साहब का जब मन नहीं लग रहा था तो उनके ही शहर में एक सागर था और इस सागर का नाम था बाल्टिक सागर। क्या नाम था, बाल्टिक सागर नाम था। इस बाल्टिक सागर के किनारे थेल्स साहब जो है टहलने के लिए चल गए। क्यों चल गए, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा था तो टहलने के लिए चल गए। टहलने के लिए गए तो वहां पर थेल्स साहब को जो है एक पीला टाइप का पदार्थ दिखाई दिया। पीला टाइप का पदार्थ दिखाई दिया और इस पीले टाइप के पदार्थ का नाम था अंबर। क्या था इसका रंग, पीला था। यानी पीले कलर का एक पदार्थ दिखाई दिया थेल साहब को जिसका नाम था अंबर। जैसे आप लोग भी देखते हिएगा, कभी अगर रास्ता पैरा में जा रहे हैं या नदी के किनारे गए, ढेला मार मिला तो एकदम उठा के जो है नदी में फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन थेल साहब फेंके नहीं, बड़ा समझदार व्यक्ति थे। उस अंबर नाम के पदार्थ को क्या किए, उठा लिए और अपने घर लेके चले आए। और अंबर का रंग कैसा था, पीला था। तो ध्यान रखिएगा, अंबर का रंग पीला था। ऐसा नहीं कोई पूछ दे अंबर का रंग कैसा था तो आपको गीत याद आ जाए, नीले नीले अंबर पे चांद जब आ जाए,
यानी नीला नहीं, वो गीत वाला है, वो आसमान का बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है अंबर नाम का पदार्थ था जिसका कलर क्या था, पीला था। इसको घर पे लेके चले आए। घर पे लाने के बाद इन्होंने क्या किया, बिल्ली जो था, बिल्ली इनके पास, बिल्ली के खाल पे यानी बिल्ली के शरीर पे इस पदार्थ को रगड़ दिए। बिल्ली के खाल पे यानी बिल्ली के शरीर पे जैसे इस पदार्थ को रगड़ दिए, तो रगड़ने के बाद उन्होंने क्या देखा कि ये जो अंबर नाम का पदार्थ था वो छोटे छोटे वस्तुओं को क्या करने लगा, अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। यानी जो बहुत ही छोटा छोटा वस्तु था उसको ये आकर्षित करने लगा था। तो उनको कुछ ये अजीब लगा, तो उन्होंने इस प्रयोग को फिर से दोहराया। तो वास्तव में ये जब भी करते थे तो इस तरह का होता था। तो यानी यहाँ पे ये थोड़ा सा बात बताए कि अगर हम लोग अंबर नाम के पदार्थ को बिल्ली के खाल पे रगड़ेंगे तो वहां पे आ, वस्तु जो है, वहां पे जो पदार्थ है वो क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। इस बात को बताए थे, कौन बताए थे, थेल साहब बताए थे। बहुत ज्यादा बात जो है थेल साहब नहीं बता के गए थे। इसके बाद जो है थेल्स साहब जब चले गए जो भी बात बताना था, इसके बाद तब आए डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट जो थे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और ये वैद्य के रूप में काम करते थे। अंग्रेज के समय में एलिजाबेथ प्रथम जो थे उनके शासनकाल में वैद्य थे। तो डॉक्टर गिलबर्ट जो थे वो आए थे, कब आए थे, 1600 ईस्वी के आसपास आए थे। यानी डॉक्टर गिलबर्ट कब आए थे, लगभग 1600 ईस्वी में आए थे। डॉक्टर गिलबर्ट आए थे। इन्होंने भी इस प्रयोग को किया, इस प्रयोग को दोहराया। तो उन्होंने क्या पाया कि थेल्स साहब जो बता के गए थे कि कुछ ही पदार्थों में ये गुण पाया जाता है, लेकिन डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया था कि सिर्फ कुछ ही पदार्थों में नहीं, बहुत सारे पदार्थों में, बहुत सारे पदार्थ, जैसे अगर हम लोग गंधक ले लेते हैं, इसके बाद एमोनाइट ले लेते हैं, इसके बाद शीशा ले लेते हैं, शीशा ले लेते हैं, इसके अलावा अन्य कोई भी चमड़ा ले लेते हैं, तो इन सभी वस्तुओं में यानी बहुत सारे वस्तुओं में ये गुण पाया जाता है, आवेशित होने का गुण पाया जाता है और छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करता है। ये बात जो है डॉक्टर गिलबर्ट बताए थे। इसके बाद डॉक्टर गिलबर्ट के बाद जो है, फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक आए। थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक आए और ये कब आए, तो ये हमारे वैज्ञानिक साहब लगभग 1646 ईस्वी के आसपास आए। इन्होंने भी आवेश के बारे में बताया, इन्होंने भी इस गुण को बताया। और ये जो थे थॉमस ब्राउन साहब, इन्होंने बताया था कि केवल आकर्षण ही नहीं, विकर्षण का भी गुण पाया जाता है, यानी दोनों गुण पाया जाता है। और जो थॉमस ब्राउन साहब थे उन्होंने ये बात भी बताया कि जो आकर्षण या विकर्षण का गुण है, इस गुण को जो है उन्होंने एक नाम दिया था। इस गुण को उन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिसिटी। थॉमस ब्राउन जो साहब थे उन्होंने बताया था कि वस्तुओं में आकर्षण या विकर्षण का गुण जो होता है, वस्तु में आकर्षण या विकर्षण का जो गुण होता है, इस गुण का नाम इन्होंने रखा था। और क्या रखा था इस गुण का नाम, तो इलेक्ट्रिसिटी नाम रखा था। ये थोड़ा सा ज्यादा बताए थे। और इन्होंने ये बात भी बताया था कि जो हमारा वस्तु होता है, जो हमारा वस्तु होता है, उस वस्तु को, वस्तु के गुण को, वस्तु के गुण को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो हमारा वस्तु है, इस वस्तु को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिफाइड बोला जाता है। ये बात जो है थॉमस ब्राउन साहब बताए थे। तो ये साहब भी बता के चले गए। इसके बाद जो है इस आवेश की दुनिया में बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का जन्म हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब जो है आवेश के इतिहास को ही बदल दिए। यानी आवेश के बारे में बहुत सारा बात बताए थे। कौन बताए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब बताए थे।
बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब जो थे, उन्होंने ही इस आवेश के बारे में, इस आवेश को आवेश जो है सबसे पहले बताए थे। और बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ही बता के गए थे कि आवेश हमारा जो दो प्रकार का होता है, आवेश हमारा जो धन आवेश और ऋण आवेश जो होता है, यानी दो प्रकार का होता है। इस बात के बारे में सबसे पहले जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ही बता के गए थे। यानी आवेश हमारा दो प्रकार का होता है। आवेश के बारे में इन्होंने ही बहुत सारा बात बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया था। अब इसके बाद आवेश के बारे में बहुत ज्यादा खोज होने लगा, हम लोग के पास बहुत ज्यादा जानकारी भी आ गया था, तो इस दुनिया में आगे बढ़ना शुरू कर दिया गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा इतिहास हम लोग जान लिए कि आवेश किस तरह से हम लोग के सामने आया। तो सबसे पहले अब इस आवेश को फील करना है, अनुभव करना है कि ये आवेश हमारा वास्तव में होता क्या है। इस आवेश को बताइए, फील करना है आप लोग को, निश्चित रूप से करना है। आवेश होता क्या है, तो समझते हैं इस आवेश को, क्या होता है आवेश। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि हम इस पृथ्वी पर हैं, तो हम इस पृथ्वी पर, या आप लोग इस पृथ्वी पर हैं, या हमारे आसपास जितना भी वस्तु इस पृथ्वी पर है वो क्यों है, तो आप निश्चित रूप से बताइएगा कि सर इस पृथ्वी पर जो भी वस्तु है, पृथ्वी सभी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल लगा के खींच रहा है, जिस कारण से सभी वस्तु जो है इस पृथ्वी पर मतलब सभी वस्तु इस पृथ्वी पर है, क्योंकि पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगा के इसको खींच रहा है। अब अगर आपसे पूछेंगे कि हमारे अंदर या इस हमारे आसपास जो वस्तु है उसके अंदर ऐसा क्या है जिस कारण से पृथ्वी इसको खींच के रखा है, तो निश्चित रूप से बताएंगे कि सर हमारे अंदर या हमारे आसपास जो भी वस्तु है, उस सभी वस्तु में द्रव्यमान है, जिस कारण से पृथ्वी इसको खींच के रखा है। अगर वस्तु के अंदर का द्रव्यमान हटा दिया जाए, यानी अगर हमारे अंदर का द्रव्यमान हटा दिया जाए, तो हम इस पृथ्वी पे नहीं रुकेंगे, यानी हम जो है इसके चारों तरफ घूमने लगेंगे और मतलब गायब हो जाएंगे। तो कोई भी वस्तु इस पृथ्वी पर है, तो उस वस्तु में द्रव्यमान होने के कारण ही पृथ्वी उसको क्या करके रखा है, खींच के रखा है। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या है जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, तो वहां पे आप निश्चित रूप से बोलेंगे कि पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में द्रव्यमान है, जिस कारण से वो अपने आसपास के सभी वस्तुओं को गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कराता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है सभी वस्तु अनुभव करते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा द्रव्यमान है। अगर हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा द्रव्यमान हो जाए, तो आसपास का जितना भी वस्तु है वो सब हमारे पास आके चिपकना शुरू हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर भी इतना ज्यादा द्रव्यमान है, इसी के कारण जो है आसपास का सभी वस्तु उस गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है। तो यहाँ से सीखने को क्या मिला, यहाँ से सीखने को ये मिला कि द्रव्यमान के कारण ही, यानी द्रव्यमान जो है हमारे अंदर द्रव्यमान है, आप सभी के अंदर द्रव्यमान है, आसपास के सभी वस्तु के अंदर द्रव्यमान है। इसी द्रव्यमान के कारण, जो ये द्रव्यमान गुण है, इसी गुण के कारण हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव भी करते हैं और इस गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न भी करते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए द्रव्यमान है क्या, तो द्रव्यमान किसी वस्तु का गुण है, जिस गुण के कारण गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव भी करता है और गुरुत्वाकर्षण बल जो है उत्पन्न भी करता है। तो यहाँ पे इस गुरुत्वाकर्षण बल के कॉन्सेप्ट के आधार पर आवेश को आप लोग को समझा रहे हैं। तो जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण जो है द्रव्यमान के कारण संबंधित है, तो द्रव्यमान क्या है, गुण है, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करता है या उत्पन्न करता है। उसी प्रकार हमारे पास कोई वस्तु है, तो आवेश जो है, आवेश इस वस्तु का गुण होता है। आवेश वास्तव में कोई वस्तु नहीं है,
आवेश क्या है? वस्तु का गुण है जिस गुण के कारण कोई भी वस्तु जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा या इस दोनों का क्या करेगा? अनुभव करेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं आवेश जो है किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा या इसका अनुभव करेगा। ध्यान रखना, आवेश जो है कोई वस्तु नहीं है, वस्तु का क्या है? गुण है। जिस गुण के कारण ये विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। तो इस तरह से ये सारा कॉन्सेप्ट अगर जान चुके हैं तो यहाँ पे एक सुंदर सा परिभाषा आप लोग बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं परिभाषा? तो आवेश क्या है? किसी वस्तु का गुण है जिस गुण के कारण विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। यानी आवेश के बारे में क्या बोलेंगे हम लोग? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है, उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है, अनुभव करता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। यानी आवेश को आसानी से हम लोग बता सकते हैं आवेश क्या है? कोई वस्तु नहीं है, वस्तु का गुण है और इस गुण के कारण क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। यहाँ पे इसका छूट गया है, या इसका इसका अनुभव करता है। इस तरह से बड़ी सरल शब्दों में आप लोग समझ गए आवेश क्या है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो यहाँ तक आवेश के बारे में समझ गए, आवेश के बारे में समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है? आवेश का प्रकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आवेश का प्रकार पढ़ना है। आवेश का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे आवेश होता कितने प्रकार का है। तो आप लोग निश्चित रूप से जान रहे हैं आवेश हमारा कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा आवेश हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं एक हमारा होता है धन आवेश, एक होता है हमारा धन आवेश। धन आवेश को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। इसके बाद दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? ऋण आवेश, यानी दूसरा हमारा हो जाएगा ऋण आवेश। ऋण आवेश जिसको हम लोग निगेटिव चार्ज बोलते हैं, ऋण आवेश क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग आवेश को समझ चुके हैं। आवेश कितना प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग को इस बात को समझना है कि धन आवेश होता क्या है, ऋण आवेश होता क्या है। इस चीज को, सभी चीजों को बहुत ही आसानी से धीरे धीरे समझते हम लोग चले जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहला है धन आवेश। तो धन आवेश को जानेंगे कि धन आवेश को हम लोग अनुभव करेंगे कि धन आवेश होता क्या है। तो चलिए इसको जानते हैं, इसको समझते हैं। धन आवेश क्या होता है? तो अगर हम बोले कि हमारे पास कोई भी वस्तु है, अगर यहाँ पे हम बोल दिए कि हमारे पास कोई वस्तु है, तो इस वस्तु
और ये वस्तु जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो वस्तु है उदासीन वस्तु है। अगर हम बोल दिए हमारे पास कोई वस्तु है और ये उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु मतलब हुआ क्या? तो सिंपल रूप है, हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी पदार्थ जो है छोटे छोटे कण से मिलके बना है, छोटे छोटे कण से मिलके बना है। ये सब कण हमारा अणु परमाणु यही सब कण होता है। परमाणु के अंदर जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो कोई भी वस्तु हमारे पास है, उस वस्तु के अंदर जो छोटा छोटा कण है परमाणु है, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जो हमारा परमाणु है, इस परमाणु के मध्य भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। मध्य भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इस परमाणु के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिए कि जो हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, जो हमारा प्रोटॉन है परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन पर हमारा प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। इतना बात तो आप लोग को पता होगा। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो जब किसी भी वस्तु में जब किसी भी वस्तु में प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या यानी प्लस वाला का संख्या और माइनस वाला का संख्या बराबर होता है, तो वही वस्तु हमारा उदासीन वस्तु होता है। अगर हमारे पास कोई उदासीन वस्तु है तो हम बोल सकते हैं इसके पास 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का संख्या बराबर है, तो बोलेंगे ये वस्तु हमारा उदासीन है। हम बोल सकते हैं कोई वस्तु उदासीन है, इसका मतलब उसमें 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो हम बोलेंगे वो वस्तु हमारा उदासीन है। तो प्लस वाला का संख्या यानी प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर किसी वस्तु में बराबर होता है तो वो वस्तु हमारा उदासीन होता है। तो यहाँ तक समझ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि कोई वस्तु में प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है तो वो वस्तु हमारा उदासीन है। अब इस वस्तु में से निकाल किसको सकते हैं या इस वस्तु में किसको हम लोग अंदर प्रवेश करा सकते हैं? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो इस वस्तु से जब भी बाहर जाएगा या इस वस्तु पर जब भी आएगा तो हर हाल में इलेक्ट्रॉन ही जाएगा और इलेक्ट्रॉन ही आएगा। प्रोटॉन जो है इस वस्तु से ना ही निकलेगा और इस वस्तु में ना ही प्रोटॉन को हम लोग प्रवेश करा सकते हैं। अब सोचिएगा ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉने काहे निकलेगा, प्रोटॉन काहे नहीं निकल सकता है? तो यहाँ पे दो कारण है, प्रोटॉन को नहीं निकलने का दो कारण है। सबसे पहला कारण है कि जो हमारा प्रोटॉन होता है ये नाभिक के अंदर होता है। नाभिक के अंदर नाभिकीय बल इतना प्रबल होता है कि वो इस प्रोटॉन को बाहर निकलने के लिए नहीं देता है, यानी अपने अंदर इसको नाभिक में ही फंसा के रखता है इस प्रोटॉन को। पहला कारण हो गया कि नाभिकीय बल प्रबल होने के कारण ये प्रोटॉन बाहर नहीं जा सकता है। दूसरा रीजन है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा, जो मास होगा, अगर हम प्रोटॉन के द्रव्यमान का बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है लगभग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो 1837 से गुना कर देंगे तब जाके प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा। यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है ज्यादा होता है, यानी प्रोटॉन हमारा ज्यादा भारी होता है। अधिक द्रव्यमान होने के कारण भी ये प्रोटॉन बाहर नहीं निकल पाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है द्रव्यमान भी कम हो गया, एक तो बाहर है बेचारा, तो जब भी निकलेगा किसी भी परमाणु से तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेगा,
या आएगा भी तो किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन ही इस पर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं कि किसी वस्तु से जब भी हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन को ही निकालेंगे, प्रवेश जब भी कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन को ही प्रवेश कराएंगे। दूसरा बात ये भी समझ चुके हैं कि कोई भी वस्तु उदासीन है, इसका मतलब उस वस्तु में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास उदासीन वस्तु है, यानी इसमें प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है, बराबर। अब इस वस्तु में से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। अब इस वस्तु से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास वस्तु होगा, इस वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो यहाँ पर हमारे पास जो वस्तु होगा, इस वस्तु पर ऑटोमेटिक जो है प्लस चार्ज यानी धनावेशित हो जाएगा। यानी वे वस्तु जो है हमारा धन आवेशित हो जाएगा। क्या किए हैं, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए हैं तो ये वस्तु हमारा धनावेशित हो गया। अब वास्तव में क्या हुआ इस चीज को समझिए। अभी आप लोग को बताए हैं कि कहीं पर भी उदासीन वस्तु है तो उदासीन वस्तु मतलब अगर हमारे पास 5 गो प्रोटॉन है, यानी 5 गो प्लस है तो 5 गो माइनस होगा। यानी उदासीन वस्तु में प्लस का संख्या और माइनस का संख्या बराबर है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यानी माइनस वाला को निकाल देते हैं। जैसे ही माइनस वाला को निकाल देंगे, यानी इस दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम लोग निकाल दिए, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ से निकल गया। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ 3 गो माइनस है, 3 गो प्लस है, ये सारा हमारा उदासीन हो जाएगा। यहाँ पे हमको प्लस चार्ज ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएगा। यानी जब हम किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, वो वस्तु पे धन आवेश हमको नजर आ जाता है, यानी वस्तु हमारा धन आवेशित हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर पूछा जाए धन आवेशित हुआ कैसे, कोई भी वस्तु धन आवेशित है तो वो क्यों है, तो हम बोल सकते हैं जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो यही वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाता है। तो आसानी से बोल सकते हैं जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाता है। तो यहाँ पे जो परिभाषा है बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जब कोई उदासीन वस्तु जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल देगा। जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह वस्तु तो वह वस्तु धन आवेशित वस्तु कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह वस्तु धन आवेशित वस्तु कहलाता है, धन आवेशित वस्तु कहलाता है। तो यहाँ पे आसानी से समझ गए, कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वो वस्तु हमारा क्या कहलाएगा, धन आवेशित वस्तु कहलाएगा। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट समझने वाला बात है कि जो हमारा धन आवेशित वस्तु हो गया, उदासीन वस्तु है, तो वहां पे प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या दोनों बराबर होगा। लेकिन जब हमारा वस्तु धनावेशित हो गया तो उसमें किसका संख्या ज्यादा होगा और किसका संख्या कम होगा। तो यहाँ पे आप लोग पढ़े थे कि अगर कोई उदासीन वस्तु है तो यहाँ पे अगर 5 गो प्लस है तो 5 गो माइनस होगा। यहाँ से क्या किए, हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो जैसे ही इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो ऑटोमेटिक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया। प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं धन आवेशित वस्तु जो है उसमें किसका संख्या ज्यादा, प्रोटॉन का संख्या ज्यादा।
यानी बोल सकते हैं धन आवेशित वस्तु में, धन आवेशित वस्तु में, धन आवेशित वस्तु में किसका संख्या, प्रोटॉन का संख्या, प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन के संख्या से, प्रोटॉन का संख्या किसके संख्या से, इलेक्ट्रॉन के संख्या से, इलेक्ट्रॉन के संख्या से, संख्या से अधिक होता है। यानी जो हमारा धनावेशित वस्तु है उसमें प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आसानी से पता चल चुका है आप लोग को, क्या पता चला, धन आवेशित वस्तु में प्रोटॉन का संख्या यानी प्लस का संख्या इलेक्ट्रॉन के संख्या से अधिक होता है। तो यहाँ पे आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे धन आवेश। अब हम चल रहे, दूसरा हमारा प्रकार था जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे, ऋण आवेश। पहला तो धन आवेश पता चल गया, अब हम लोग जानेंगे ऋण आवेश क्या होता है। तो ऋण आवेश को थोड़ा सा अनुभव कीजिए, ऋण आवेश क्या होता है, बहुत अच्छे से सारा चीज समझना है, एकदम दिमाग में उतर जाना चाहिए। इतना आसान है, फिजिक्स भारी होता ही नहीं है, बहुत ही आसान है, क्योंकि फिजिक्स जो है हाँ प्राकृतिक विज्ञान है, प्रकृति से ही रिलेटेड सारा चीज है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ऋण आवेश को थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ तक और अभी तक जो है आप लोग एक बात तो समझ चुके हैं अच्छे से, क्या समझ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु है, तो इस उदासीन वस्तु में प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या दोनों बराबर होता है। यहाँ पे जो हमारे पास उदासीन वस्तु है, अब इस वस्तु पर ही इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी ये वस्तु हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि हमको पता चल चुका है जब भी स्थानांतरण होगा तो इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होगा, प्रोटॉन बेचारा अपने जगह पर सेफ है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। अब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी उदासीन वस्तु में बताए थे जितना प्लस उतना ही माइनस, दोनों का संख्या बराबर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और डाल देंगे, इलेक्ट्रॉन और जैसे ही इसको दे दिए तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा कि ऋण आवेश का संख्या हमारा बढ़ गया है, ऋण आवेश का संख्या बढ़ गया है, यानी ये वस्तु जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस वस्तु पर ऋण आवेश जो है आना शुरू हो जाएगा। तो ऋण आवेश आना शुरू हो गया, कैसे हो गया कि वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, जिस कारण से वस्तु पे ऋण आवेश आ गया। तो ऋण आवेश का परिभाषा क्या लिख सकते हैं, जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो वस्तु क्या कहलाता है, ऋण आवेशित वस्तु कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जब कोई उदासीन वस्तु, जब कोई उदासीन वस्तु, जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, तो वह वस्तु, तो वह वस्तु क्या कहला जाएगा, ऋण आवेशित वस्तु कहलाता है। जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह वस्तु ऋण आवेशित वस्तु कहलाता है, ऋण आवेशित वस्तु कहलाता है। यानी यहाँ तक समझ में आ चुका है, ऋण आवेशित वस्तु कब होगा, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी वो वस्तु हमारा ऋण आवेशित वस्तु कहलाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट पॉइंट भी समझ लेना है। नोट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आप लोग देख लिए हैं कि माइनस ग्रहण किया है, ऋण आवेश ग्रहण किया है, तो जो हमारा ऋण आवेशित वस्तु होगा इसमें माइनस का संख्या ज्यादा यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आसानी से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऋण आवेशित वस्तु में, ऋण आवेशित वस्तु में, ऋण आवेशित वस्तु में
इलेक्ट्रॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या किसकी संख्या से? प्रोटॉन की संख्या से। इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन के संख्या से, प्रोटॉन के संख्या से अधिक होता है। प्रोटॉन के संख्या से अधिक होता है, अधिक होता है। यानी यहाँ पर हम लोग को ये पता चल गया कि जो हमारा ऋण आवेशित वस्तु होता है, उस ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाएगा। अभी तक आप लोग सीख चुके हैं कि आवेश जो है क्या है? किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करेगा, इसका अनुभव भी करेगा। आवेश दो प्रकार का, धन आवेश कैसे होगा? जब कोई उदासीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो वस्तु जो है धन आवेशित होगा। जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो वो वस्तु हमारा ऋण आवेशित हो जाएगा। यानी आवेश हमारा दो प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। ये दोनों होता कैसे है? धन आवेश और ऋण आवेश होने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है, यानी आवेश की उत्पत्ति का क्या कारण है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा तो वस्तु में आवेश का गुण होगा ही नहीं। ऋण आवेश गुण कब उत्पन्न हो गया? जब वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। धन आवेश गुण कब उत्पन्न हो गया? जब वस्तु जो है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो धन आवेश का गुण हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ से क्या महत्वपूर्ण पॉइंट पता चला है? यहाँ से हम लोग को एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट पता चला है। किसी वस्तु में, किसी वस्तु में आवेश की उत्पत्ति का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यानी किसी वस्तु में आवेश के उत्पत्ति का कारण, आवेश जो गुण है, ये गुण कब आता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। यानी किसी वस्तु में आवेश के उत्पत्ति का कारण, आवेश के उत्पत्ति का कारण, आवेश के उत्पत्ति का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, स्थानांतरण होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया? कोई भी वस्तु है, उस वस्तु में आवेश की उत्पत्ति का क्या कारण है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग सारे बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस सभी चीज को नोट कर लीजिए। मिलते हैं आप लोग को नए क्लास में, नए लेक्चर के साथ, जिसमें आप लोग को बताएंगे आवेश के गुण। क्या सभी गुण है? बहुत सारा गुण है। सभी गुण को लाएंगे, बारी बारी से लाएंगे, सभी को बेहतर तरीका से समझाएंगे। और उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से समझ रहे हैं। कोई तरह का दिक्कत हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में उस पे हम और बृहद चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।